हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू विनिंग कश ऑनलाइन क्लासेस। आज हम करने वाले हिस्ट्री चैप्टर 9। चैप्टर का नाम है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स। इस चैप्टर के हाफ वीडियो हम ऑलरेडी बना चुके हैं। हम बाकी जो बचे हुए पार्ट है हम उसको यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो बेसिकली ये पार्ट 2 है किंग्स एंड क्रॉनिकल्स के। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर में कि आज हम यहाँ पे क्या क्या चीज़ों को पढ़ेंगे। तो मैंने बताया था कि मुगल एम्पायर में बहुत सारे जो क्रॉनिकल्स लिखे गए थे उनके बेसिकली जो कॉर्टियर्स के द्वारा, तो उसमें से बहुत सारे क्रॉनिकल में से जो 2 क्रॉनिकल्स थे वो बहुत इंपॉर्टेंट थे, अकबरनामा एंड बादशाहनामा। जो अकबरनामा नाम से ही समझ में आ रहा है कि बेसिकली जो अकबर के बारे में बताते होंगे कि अकबर के टाइम में जो मुगल एम्पायर कैसा था। मैंने बताया कि मुगल एम्पायर का सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल रूलर हम किसी को कहेंगे तो वो बादशाह अकबर को कहेंगे। तो अकबरनामा के अंदर बादशाह अकबर के बारे में पूरी डिटेल है कि उनके टाइम में ज्योग्राफिकली कितना स्ट्रांग था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, उस टाइम पे कौन से कल्चर थे, कौन से लैंग्वेजेस थे, उनके बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन होगी। और बादशाहनामा जो है शाहजहाँ के टाइम की बात है कि शाहजहाँ के टाइम में जो मुगल एम्पायर कैसा था वो बेसिकली बादशाहनामा के अंदर बताया गया है। तो यहाँ पे हम 2 क्रॉनिकल्स जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको आपको अच्छे से पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अकबरनामा से। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो अकबरनामा है वो किसके द्वारा लिखा गया है, क्योंकि अकबरनामा जो लिखा गया है अबुल फैजल के द्वारा लिखा गया है। और उनके लिखने के स्टाइल इतने ज़्यादा अच्छे थे कि बाद में उसको कॉपी करने की बाद में जो उस मुगल एम्पायर के जो रूलर बने उन्होंने बहुत कोशिश करी कि उनके जो भी जिस तरह से अकबरनामा को लिखे गए, आगे जो बादशाहनामा भी है जो उन्हीं की कॉपी के हिसाब से उन्हीं के स्टाइल पे बनाया गया था। तो इनके वर्ड्स, इनके लिखने का तरीका, इनका जो एक्सप्लेन करने का जो मेथड था अबुल फजल का बहुत ही यूनिक, बहुत ही अच्छा था। तो ये भी रीज़न है कि अकबरनामा इतना ज़्यादा सक्सेस हुआ। और सब में से जो 2 बेसिकली जो क्रॉनिकल्स है अकबरनामा बादशाहनामा वो काफ़ी पॉपुलर हुए। तो सबसे पहले जो ऑथर था अकबरनामा का वो कौन था, अबुल फजल, जो बेसिकली आगरा में बड़े हुए थे। और उनको बहुत सारे लैंग्वेज, चाहे वो पर्शियन लैंग्वेज हो, चाहे वो टर्किश हो, चाहे उन्हें ग्रीक फिलॉसफी हो, सूफीज़म हो, बहुत सारे लैंग्वेज का उन्हें क्या था, नॉलेज था। साथ ही साथ ये जो थे जो भी रूढ़ीवादी, हम कहते हैं ना, जो रूढ़ीवादी कंजर्वेटिव मुस्लिम थे, उनके जो विचार थे, जिस तरह से वो उलमा को मानते थे, वो इनके अगेंस्ट थे, अपोज थे। ये हमने पीछे भी पढ़ा था कि जब पेंटिंग की बात आई थी, क्योंकि उसमें लिखा हुआ था कि जो राजा और जो उलमा के जो मानने वाले जो मुस्लिम ऑर्थोडॉक्स थे उनके बीच में टेंशन का रीज़न होता था। वो लोग कहते थे कि पेंटिंग को नहीं बनाना चाहिए इंसान को, बट अबुल फजल ने इसको बिल्कुल अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये जो फालतू की चीज़ें हैं, ये जो पेंटिंग है वो म्यूजिकल आर्ट है, मैजिकल आर्ट है, इसमें किसी भी निर्जीव के अंदर जिसमें कोई लाइफ नहीं है उसमें भी लाइफ डाल सकता है। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट थिंकर थे और ऐसी सोचने वालों के बिल्कुल अगेंस्ट थे और उसको नापसंद करते थे। इन्हीं सब चीज़ों से, क्वालिटी से इंस्पायर होकर जो बादशाह अकबर थे उन्होंने उसको अपना एडवाइज़र और स्पोक पर्सन अपॉइंट कर लिया था, क्योंकि उसकी जो सोच थी, उसकी जो थिंकिंग थी बहुत ही इंडिपेंडेंट थी। वो जो कंजर्वेटिव, जो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम, जो रूढ़िवादी जो विचार थे इनके खिलाफ थे। तो अकबर को ये बहुत अच्छा लगा। उन्हें लगा कि जो उनका एडवाइज़र है वो अच्छा हो सकता है, ये लोगों को अच्छा बता सकता है कि मुगल एम्पायर के क्या क्या नियम है, कैसे चलना चाहिए। तो इसीलिए उन्होंने क्या कर लिया था, इसको अपॉइंट कर लिया था। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि जो क्रॉनिकल की, ठीक है, ये जो डिवाइडेड था बेसिकली जो अकबरनामा 3 वॉल्यूम हम कह सकते हैं कि 3 इसके पार्ट थे। जैसे कि किसी बुक के होते हैं ना ABC 3 पार्ट या फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तो इसके 3 वॉल्यूम थे। तो फर्स्ट और सेकंड जो थे बेसिकली अकबर के जो पास्ट है उन सब चीज़ों के बारे में बताया गया था। लेकिन जो थर्ड वॉल्यूम है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उस थर्ड वॉल्यूम का नाम क्या था, आईने अकबरी। ठीक है, इस आईने अकबरी में बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं आईने अकबरी के ऊपर। ठीक है, तो उसके बाद जो अबुल फजल थे उनको जो अकबर के जो बेटे थे जहांगीर, जिन्हें प्रिंस सलीम के भी नाम से जाना जाता है, उनके षड्यंत्र के द्वारा जो उनके नून थे बीर सिंह बुंदेला, उनके द्वारा इनकी हत्या करा दी गई थी। लेकिन अबुल फजल के जो लिखे गए अकबरनामा है उसमें जो आईने अकबरी है वो काफ़ी सक्सेस हुआ, काफ़ी पॉपुलर हुआ, क्योंकि इस अकबरनामा के अंदर मुग़ल एम्पायर के जो अकबर थे उस टाइम पे उनकी जोग्राफिकल कंडीशन क्या थी, उनके टाइम की पॉलिटिक्स कैसा था, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था, कल्चर क्या था, लैंग्वेज क्या था, इन सब को बहुत डिटेल के अंदर आईने अकबरी के अंदर लिखा गया है। और साथ ही साथ इसमें बताया गया है कि जो राजा थे वो किस तरह से देश मतलब रूल करते थे, किस तरह से देश को चलाते थे।
तो यहाँ पे जो है पूरा हम कह सकते हैं जो अकबर नामा है बेसिकली अकबर के लाइफ पे ही बेस्ड था, लाइफ पे ही डिपेंडेंट था। ठीक है, तो अब हम दूसरी बात करते हैं बादशाह नामा। तो यहाँ देखें कि जो अकबर नामा है वो पूरे लाइफ किस पे, अकबर के लाइफ पे डिपेंडेंट थे, अकबर के लाइफ पे लिखा गया था, अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। उनकी डेथ कैसे हुई थी ये भी हमें पता है। आईने अकबरी जो था एक बेसिकली बहुत ही इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है मुगल एम्पायर को जानने के लिए, अकबर के काम को जानने के लिए। अब क्या है कि बादशाह नामा, ये जो बादशाह नामा है बेसिकली शाहजहाँ के ऊपर लिखा गया है, शाहजहाँ के पीरियड के टाइम, शाहजहाँ के एम्पायर को एक्सप्लेन करने के लिए हम कह सकते हैं। तो इनके बाद जो लिखने गए थे जो अब्दुल हामिद लाहौरी, ये बेसिकली क्या थे, जो अबुल फजल थे जिन्होंने अकबर नामा लिखा था, उनके ही हम कह सकते हैं कि फॉलोअर या उनके शिष्य कह लो कि वे थे। तो कहीं ना कहीं ये जिनका लिखने का जो स्टाइल था अबुल फजल से काफ़ी इंस्पायर था। जब शाहजहाँ को इस बात के पता चला, उनका टैलेंट का पता चला, तो उन्होंने भी इसको अपॉइंट किया। वो चाहते थे कि अकबर नामा के ही स्टाइल पे उनके जो एम्पायर है उनके हिस्ट्री भी लिखा जाए, और इसीलिए उनको अपॉइंट किया। लगभग 2 डेकेड्स तक उन्होंने इस पर काम भी किया। जिस तरह की हमने पता ना कि जो अबुल फजल है 13 साल तक बेसिकली अकबर नामा के लिए काम किया था उन्होंने, और उसके बाद उनकी डेथ हो गई थी, उनको हत्या कर दी गई थी। तो इन्होंने भी 2 डेकेड्स यानी कि 1627 से लेके 1647 तक जो शाहजहाँ ने जो पूरा रूल किया उनके बारे में लिखा गया। लेकिन बाद में उनकी एज होने के कारण वो काफ़ी बीमार रहने लगे, एज काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, इसीलिए वो जो 3rd वॉल्यूम था यानी कि इसमें भी जो शाहजहाँ नामा जो बादशाह नामा था उसके भी 3 वॉल्यूम थे। तो 2 वॉल्यूम बेसिकली जो हामिद लाहौरी के द्वारा लिखा गया था, लेकिन बाद में उनकी एज के कारण, उनके हेल्थ इश्यूज़ के कारण वो उसको कंप्लीट नहीं कर पाए, तो उसको बाद में उस जो वॉल्यूम को रिवाइज किया गया, कंप्लीट किया गया। जो सऊदुल्ला खान थे जो शाहजहाँ के वजीर थे, उनके द्वारा इसको बाद में कंप्लीट किया गया। तो यहाँ पे लिखा हुआ जो बाद के अंदर जिन पे जो जैसे कि धीरे धीरे आपको पता है ब्रिटिशर्स आ गए थे, ब्रिटिशर्स को लैंग्वेज कल्चर बहुत अलग था। जब वो भारत में आए तो वो बेसिकली वहाँ की जो हिस्ट्री है उनके पुराने चीज़ों को जानने के लिए उन्होंने क्या बनाया था, एक जो एस्थेटिक सोसाइटी बनाया था 19th सेंचुरी में, और वहाँ पे जो अकबर नामा और बादशाह नामा है उनको ट्रांसलेट किया गया जानने के लिए, समझने के लिए, क्योंकि बेसिकली आपको पता है कि ये पर्शियन लैंग्वेज में लिखा हुआ था, तो इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया ताकि जो ब्रिटिशर्स है, जो अंग्रेज है, वो उसको समझ सके और उनको पढ़ सके, तो उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है। तो कह रहे हैं अर्ली 20th सेंचुरी में जो अकबर नामा है उसको ट्रांसलेट किया गया है इंग्लिश में, और इनका जो क्रेडिट जाता है हेनरी बेवरिज को जाता है कि इन्होंने ही इसको ट्रांसलेट इंग्लिश में किया था। बादशाह नामा को हालांकि पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट अभी तक नहीं किया गया है, उसको अभी काम चल रहा है, लेकिन कुछ हिस्सों को इसको ट्रांसलेट किया गया, पूरा अभी तक काम कंप्लीट नहीं हुआ है। तो इस चैप्टर में जो 2 टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है एक बादशाह नामा और दूसरा अकबर नामा। और अकबर नामा के अंदर जो आईने अकबरी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अबुल फजल के बारे में आ सकता है कि अबुल फजल कि कैसे आगरा में बड़े हुए थे, उनको बहुत सारे नॉलेजेस था, 13 साल तक उन्होंने उस पर काम किया था। बाद में एक षड्यंत्र के तहत जो सलीम थे उनके द्वारा मरवा दिए गए थे। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको बेसिकली इसमें याद रखना है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं इसमें कि यूनिफाइंग फोर्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुगल एम्पायर ने अपने जो भी क्रॉनिकल्स लिखे हैं उनमें इन चीज़ों पे बहुत जोर दिया है कि उनके एम्पायर में बहुत डिफरेंट टाइप के रिलीजियस लैंग्वेजेस के लोग रहते थे और किस तरह से मिलकर रहते थे। तो उन्होंने कहा था कि आपको पता है कई बार होता है कि जब डिफरेंट कल्चर, डिफरेंट रिलीजियस, डिफरेंट लैंग्वेज के लोग रहते हैं तो आपस में कई बार उनके बीच में कलह हो जाती है, किसी न किसी बात को लेकर मनमुटाव हो जाता है, रिलीजियस झगड़े हो जाते हैं नाम पे। तो इसी चीज़ को ठीक करने के लिए मुगल एम्पायर ने बहुत एक अच्छी पॉलिसी निकाली हुई थी। तो सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं वो आखिर पॉलिसी क्या थी। यहाँ पे बताया गया था कि राजाओं को जो शांति और स्टेबिलिटी के लिए, ताकि जो भी सोसाइटी है, जो एम्पायर है, उसमें शांति रह सके, स्टेबिलिटी रह सके, इसके लिए सभी जितने भी रिलीजियस के पर्सन थे सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार था, सभी को अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने का अधिकार था। लेकिन इन सभी रिलीजियन, सभी जो एथनिक्स है, उन सबसे ऊपर कौन है? राजा, यानी कि राजा से ऊपर यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सबसे मैंने बताया यहाँ पे कई बार राजा को सीधे भगवान से जोड़ा गया है कि उनको जो भगवान से जो डिवाइन पावर मिला हुआ है। एक स्टोरी भी बताई थी कि जो मंगोल के जो फैमिली में थी उसमें एक लेडी थी जो अरेस्ट कर रही थी और वो सूरज की जो किरणें थी उनसे प्रेग्नेंट हो गई थी, और उसके बाद ऐसे कहा कि उनके बाद जितने भी उनके सक्सेसर हुए, जितने भी बच्चे हुए, डायरेक्ट उनको भगवान से आशीर्वाद मिलता है।
उनको एक शक्ति मिलती है और जिसके थ्रू वो रूल कर रहे हैं। यानी कि कहीं ना कहीं वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी मुगल एम्परर थे वो डायरेक्ट उनका भगवान से कनेक्शन था, डायरेक्ट भगवान से उनको शक्ति मिल रही थी यहाँ पे रूल करने के लिए, यहाँ पे शासन करने के लिए। क्योंकि हम जानते हैं कि शुरू से ही जो भगवान के साथ हर इंसान का एक अलग ही कनेक्शन होता है, तो इसीलिए बेसिकली लोगों को ये दिखाने के लिए कि वो जो भी कह रहे हैं वो भगवान का दिया हुआ आदेश है और सभी को उसको मानना चाहिए। और उनके एक मतलब भगवान के साथ जो कनेक्शन को दिखाने के लिए सबसे पहले इसको अबुल फजल ने भी बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोला। उसके बाद एक ईरानी सूफी थे, उन्होंने भी इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट किया। तो बेसिकली ये दिखाना चाहते थे कि जो मुगल एम्परर कितने शक्तिशाली थे और वो जो भी कह रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उनको सभी जनता को फॉलो करना चाहिए। तो इसीलिए उन्हें कहा गया था कि किसी भी रिलीजियस, किसी भी धर्म से जो ऊपर है वो राजा है, ताकि सोसाइटी में स्टेबिलिटी और पीस बने रहे। सभी को अपने अपने धर्म को मानने का अधिकार है, सभी को अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने का अधिकार है। लेकिन अगर कभी किसी चीज़ को लेके आपस में कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, किस तरह कोई मनमुटाव हो जाता है, तो उस टाइम पे जो एम्परर होगा, जो राजा होगा, वो मीडिएट करेगा, वो डिसीजन जो लेगा सभी को उसके द्वारा क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। क्योंकि जो राजा है वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड है, उसके द्वारा वो रूल कर रहा है, तो उसका जो आदेश होगा वो भगवान का डायरेक्ट आदेश होगा और सभी को इसको फॉलो करना ही पड़ेगा। तो ये लिखा हुआ था। अबुल फजल ने डिस्क्राइब किया था एक बहुत ही जो आइडिया सुलह कला, ठीक है। सुलह कुल का मतलब क्या कि एब्सोल्यूट व्यूज, कि सुलह यानी कि किस तरह से शांति को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक सिस्टम बनाया था जिसमें हर एक रिलीजियस को अपने अपने तरीके से पूजा पाठ करने का सबको अधिकार है। क्योंकि यहाँ पे अलग अलग कल्चर, रिलीजियस के लोग रहते हैं। और बहुत सारे जो मुगल एम्परर थे, स्पेशली जो अकबर थे, मैंने बताया कि उन्होंने बहुत ही पीसफुल शासन किया। वो मतलब दूसरों को भी, अलग अलग जो धर्म को मानते थे उनको भी इक्वली रिस्पेक्ट दिया। इवन उनके जो पैलेसेस के अंदर भी भगवान की पूजा होती थी। और उन्होंने बाद में जो पिलग्रिम पे के ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था, जिसे तीर्थ यात्रा बोलते हैं, उनके ऊपर जो टैक्स लिया जाता था, अकबर ने 1563 में इसको पूरी तरह से एबॉलिश कर दिया, ख़त्म कर दिया। उसके बाद आपको पता होगा कि अकबर से पहले जो मुगल रूलर थे उन्होंने एक टैक्स लगा रखा था, नॉन मुस्लिम टैक्स, यानी कि अगर कोई मुस्लिम नहीं है, इस्लाम नहीं है, तो उसको एक तरह से एक टैक्स देना पड़ता है, जिसे जजिया कर रखा गया। तो अकबर के द्वारा 1564 में इस टैक्स को भी क्या कर दिया गया, ख़त्म कर दिया गया। हालांकि उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब औरंगजेब का रूल स्टार्ट हुआ तो उसने फिर से टैक्स लगा दिया था, लेकिन अकबर ने इस टैक्स को क्या कर दिया था, पूरी तरह से ख़त्म कर दिया था, ताकि सभी रिलीजियस के लोगों को इक्वालिटी की फीलिंग और सभी एक साथ मिलकर रह सके। साथ ही साथ उन बहुत सारे जो मुगल एम्परर थे उन्होंने बहुत सारे ग्रांट दिए थे, डोनेशन दिए थे वहाँ पे बिल्डिंग बनने के लिए, अलग अलग रिलीजियस के जो टेम्पल्स बनने के लिए, मंदिर बनने के लिए, ताकि सभी के अंदर किसी भी तरह कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, सभी शांति से रह सके। क्योंकि किसी भी एम्पायर के लिए जरूरी है कि स्टेबिलिटी और पीस, कि लोग शांति से सभी लोग मिल के रहेंगे तो ही क्या होगा, जो एम्पायर है वो एक्सपेंड हो सकता है, एम्पायर में शांति हो सकती है, उसको प्रॉस्पेरस बनाया जा सकता है। साथ ही साथ अबुल फजल, यहाँ पे ध्यान रखना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें जो अबुल फजल के द्वारा बोली गई थी। एक सबसे पहले उन्होंने बताया था कि जो मुगल एम्पायर है वो डायरेक्ट भगवान से कनेक्टेड है, ठीक है। उन्होंने अकबरनामा लिखा, उन्होंने आईने अकबरी के बारे में बहुत जो चीज़ लिखी है, ठीक है। उन्होंने मैजिकल आर्ट कहा है उसको। तो अबुल फजल के बारे में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसमें से ज़रूर क्वेश्चंस आते हैं। तो अबुल फजल ने एक और चीज़ कही थी, बेसिकली उन्होंने कहा था कि सॉवरन ऑफ एज अ सोशल कॉन्ट्रैक्ट, कि देखो किसी भी जो देश के अंदर जो राजा और जो आम लोग होते हैं उनके बीच में एक तरह से बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट होता है। कि राजा का काम क्या है कि जो भी उसकी प्रजा है, जो भी उनके लोग हैं, उनके 4 चीज़ों की राजा क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। तो वो 4 चीज़ें बेसिकली बताया गया है कि जैसे कि आपके ज़िंदगी की, आपकी जान की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपके जो भी ऑनर है और आपके जो विश्वास है, इन 4 चीज़ों की फिर से सुन लो कि इसमें कौन कौन सी बात की, यानी कि आपकी लाइफ की, आपकी प्रॉपर्टी की, आपके ऑनर की और आपके जो ट्रस्ट है, इनको बचाए रखना है, इनको संभालना किसकी जिम्मेवारी है, एक राजा की जिम्मेवारी है। तो ही वो एक सक्सेसफुल रूलर कह सकता है। लेकिन इसके बदले में आम जनता को क्या करना है कि राजा की जो भी ऑर्डर है, जो भी राजा की बात है, उस बात को आपको अच्छे से फॉलो करना है, तो ही देश में ठीक से रूल हो सकता है।
और साथ ही साथ आपके जो रिसोर्सेज है यानी कि जो भी पैसा उसका पर्टिकुलर शेयर क्या करना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा। जैसे हम सभी जानते हैं कि टैक्स बेसिकली हम कह सकते हैं, जैसे आज भी हम लोग पैसा कमाते हैं, हमें सरकार की तरफ से बहुत सारी फैसिलिटी मिलती है, प्रोटेक्शन मिलता है, हमें कुछ राइट्स मिलते हैं, तो हमें भी क्या करना पड़ता है, बदले में उसको सरकार को कुछ टैक्स के रूप में देना पड़ता है ताकि देश चल सके। देश में बहुत सारे डेवलपमेंट के जो काम होते हैं वो हमारे और आपके टैक्स के पैसे से ही होते हैं। तो उस टाइम पे भी बेसिकली लोगों को बताया जाता था कि जिसके पास जितने रिसोर्सेज है उसके हिसाब से एक पर्टिकुलर अमाउंट क्या करना पड़ेगा, राजा को देना आपकी जिम्मेवारी है, क्योंकि राजा आपको इन 4 चीज़ों की प्रोटेक्शन दे रहा है। तो ये सब चीज़ें जो है बेसिकली जो मुगल एम्पायर के बारे में बताया गया है कि मुगल एम्पायर कैसे एडमिनिस्ट्रेट करता था, आम लोगों से कैसे कनेक्टेड थे, किस तरह से सुलह कुल की नीति के द्वारा उन्होंने कोशिश करी कि कितने डिफरेंट रिलीजियस डिफरेंट कल्चर के लोग रहते थे, आपस में मिलकर रहे, किसी तरह कोई लड़ाई झगड़े ना हो। और अकबरनामा और जो शाहजहां बादशाहनामा है जो शाहजहां के एम्पायर को बेसिकली बताता है, इन सब चीज़ों पे आपको काम करना है, इस पे अच्छे से आपको लर्न करना है। एक थोड़े से कुछ हमारे टॉपिक रह गए, उसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था कि हिस्ट्री को आप लोग एक साथ पढ़ने की कोशिश कभी मत करो, क्योंकि अगर सभी कुछ पढ़ लोगे एक साथ तो आपके होगा क्या कि आप बहुत कुछ याद नहीं रख पाओगे। तो इसीलिए पूरे चैप्टर को 3-3 भागों में डिवाइड करके फिर मैंने आपको कहा था पढ़ने के लिए। तो एक वीडियो मैंने अपलोड कर चुकी हूँ, दूसरी सेकंड पार्ट ये है जिसमें आपको बेसिकली अकबरनामा, बादशाहनामा और जो सुलह कुल क्या होता है, अकबर के द्वारा बहुत सारे जो नए नए काम किए गए थे, बहुत सारे जो रिफॉर्म किए गए थे, उसको हमने यहाँ पे पढ़ा है। तो बाकी के कुछ हमारे जो टॉपिक रह गए उसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।